फ्रेंड्स, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और इस नावल की अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपको पसंदीदा नावल मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए चलते हैं मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद की किस्त नंबर 16 की जानिब। मुझे नहीं मगर लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है कि आप फहमान कबीर ख़ान के लिए बहुत अहम हैं। फहमान ने भी उसकी जानिब बढ़ते उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। मैमल उसके करीब आने पर उल्टे कदमों पीछे हटी थी। अगर अहम नहीं हो तो इतनी सारी अपने पीछे पागल दीवानी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी क्यों कर रहे हो, जो तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। महमल कुरैशी ने भी अपने नाम की एक थी। अंदर से खौफज़दा होने के बावजूद वो उसके सामने अपनी कोई भी कमज़ोरी नहीं लाती थी। आप काफ़ी संगीन अल्फाज अदा कर रही हैं मिस महमल। आगे चलकर आपके लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। फहमान ने उसे वार्न किया था और हाथ बढ़ाकर उसके गोल्डन ब्राउन बालों में अटकी गुलाब की पत्तियां निकालनी चाहिए थीं, जब महमल ने उसका हाथ दूर झटक दिया था। जो बात फहमान को इंतहा से ज़्यादा नागवार गुजरी थी, उसने महमल का वही हाथ थाम कर उसे पीछे मौजूद दरवाजे की जानिब धकेल दिया था। महमल की कमर बहुत बुरी तरह दरवाजे से टकराई थी। बिल्कुल सच बात है ये कि तुम इंसान के बेस में छुपे एक भेड़िए हो जिसे लड़की से बिहेव करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। महमल उसे गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश करती चिल्लाई थी। मुझे फूलों से नफ़रत है, उन्हें मैं अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। फहमान ने उसके बालों में अटकी पत्तियां निकालते उन्हें उंगली में मसल दिया था। महमल साकित से खड़ी उन पत्तियों को देख रही थी जो ज़मीन बोस होने के बाद फहमान के पैरों तले आ चुकी थीं। वो दरवाजे पर अपनी चौड़ी हथेली जमाता महमल की जानिब झुका था। और ये भेड़िया कितना खूंखार है, इसका अंदाज़ा 2 दिन बाद आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा मिस महमल कुरैशी। फहमान ने चेहरे से करीब की उसकी आंखों में झांकते कहा था और साथ ही अपना पसंदीदा अमल दोहराते महमल का मुलायम गाल खींचा था। महमल की एक कलाई उसकी गिरफ्त में थी, जबकि दूसरा हाथ उसके सीने पर जमाए और दोनों के बीच फासला कायम किए हुए थी। उसकी हरकत महमल को अच्छा खासा आग बगोला कर गई थी, जबकि अल्फाज और मानी खेज तासरात महमल के पूरे वजूद में सनसनी से दौड़ा गए थे। तुम एक महमल ने उसे जवाब देना चाहा था जब उसका मोबाइल बज उठा था। महमल के दोनों हाथ फ्री नहीं थे इस वक्त, जिस पर फहमान ने उसकी जानिब झुकते उसके साइड में पहने स्पर्श की जिप खोलते बिना स्क्रीन की जानिब देखे मोबाइल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया था। महमल स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देख लम्हे भर को घबरा गई थी। उसकी जर्द रंगत फहमान भी स्क्रीन पर जगमगाता तबरेज़ का नाम देख चुका था, जिसके साथ ही फहमान ने यस का बटन प्रेस कर दिया था। महमल तुम कहाँ हो यार, मुझे तुमसे बात करनी है। तबरेज़ की फ़िक्रमंद आवाज़ और अल्फाज फहमान को आग लगा गए थे। महमल इस वक्त वहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी फ्यांसी के लिए ये यार टाइप चीप अल्फाज अदा किए तो बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। खबरदार जो अब दोबारा इस नंबर पर कॉल की तो तुम्हारी पार्टी को ऐसे पुस्तियों में धकेलूंगा कि दोबारा किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। रहमान बात मुकम्मल करता कॉल काट कर मोबाइल सोफे पर उछाल चुका था। महमल हुनकों की तरह खड़ी ये सब देख रही थी। आखिर क्या था ये शख्स? तुम्हें इंसानियत के साथ साथ इखलाकियात और तहजीब का भी बिल्कुल फुकदान है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरा फ़ोन अटेंड करने की और मेरे दोस्त से इस तरह बात करने की। महमल अब की बार ज़रा सा भी लिहाज नहीं रख पाई थी। वहीं तबरेज़ को यूँ अपना दोस्त कहना फहमान को भी आग लगा गया था। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा होने वाला शौहर सब कुछ मैं हूँ। खबरदार जो मैंने आइंदा इन खूबसूरत लबों से उस घटिया शख्स का नाम सुना तो। फहमान उसका जबड़ा अपने पंजों में दबोचता गुस्से से बिफरते बोला था। उसकी हज़बनाक होती सूरत देख बता रही थी कि उसे महमल के अल्फाज ने किस कदर गुस्सा दिलाया है।
जबकि उसकी सख्त तरीन गिफ्ट पर महमद तड़प उठी थी। क्यों मिस्टर खान, कल तक इसी के साथ मेरा नाम जोड़कर आप मुझ पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज अचानक से ये दकियानूसी मर्दों वाली सोच कहाँ से निकल आई? हुर्रम की तबीयत खराबी को सुनकर सब लोग ही परेशान हो उठे थे, मगर किसी को भी हुर्रम के पास जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर के मुताबिक उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर दिया गया था। वो इस वक्त दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद में थी। 12 घंटों बाद भी उसे होश नहीं आया था। वो शायद बहुत गहरे शौक में थी, या शायद वो होश में ना होते हुए भी अपने पास मौजूद मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा की मौजूदगी महसूस कर चुकी थी और होश में आने के बजाय ऐसे ही बेसुध पड़े रहने को तरजीह दे रही थी। सर, आप भी रेस्ट कर लें। वो खिड़की के करीब खड़ा स्मोकिंग कर रहा था जब अहमद ने धीरे से कहा था। पिछले इतने घंटों से वो मुसलसल जाग रहा था, मगर अहमद को वहाँ देख मुस्तफ़ा का दिमाग घूम गया था। उसने एक ज़ोरदार पंच अहमद की दाहिनी आंख पर दे मारा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस कमरे में आने की? वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि हुर्रम शेख को सोते में किसी की नज़र उस पर पड़े? अहमद इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। उसकी पूरी आंख नीली होती सूज गई थी। ये सज़ा काफ़ी थी उसके लिए। वो अब ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराने वाला था। अगर वो इस वक्त अपनी गलती पर मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगता तो इस वक्त सामने बिखरे खड़े शख्स ने उसकी दूसरी आंख भी सुजा देनी थी। इसलिए वो खामोशी से वहाँ से निकल गया था। मुस्तफ़ा बेड की जानिब बढ़ा था। बहुत हो गया तुम्हारा इंतज़ार। अब वो हुर्रम शेख को होश में लाने का इरादा रखता था। मुझसे बचने के लिए बेहोशी का ड्रामा अच्छा है, मगर तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि तुम मुझसे बच पाओगी। वो हुर्रम के करीब बेड पर बैठता, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों की पुरों से छूता, उससे मुखातिब हुआ था। हुर्रम शेख की सबिहा दिलकश चेहरे में इस वक्त सर्दियाँ सी छलक रही थीं। मुस्तफ़ा ने उसके हाथ को थाम कर उसकी पुश्त पर अपना ज़िंदगी से भरपूर बोसा सख्त किया था, जिसके साथ ही उसे हुर्रम के वजूद में हलचल सी महसूस हुई थी। अगली बार वो झुका था और अपने लबों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को छूता चला गया था। आज शायद हुर्रम की ख़राब तबीयत के पेश नज़र उसके लम्स में नरमी वाज़िया थी। वो जैसे ही अपना जुनून दिखाता पीछे हटा। हुर्रम का खतरनाक हद तक लाल पड़ता चेहरा इस बात की गवाही दे गया था कि वो होश में आ चुकी है, मगर उसके सामने आंखें नहीं खोलना चाहती। तुम्हें लगता है इस सब से निजात मिल जाएगी तुम्हें मुझसे? मुस्तफ़ा ने अब की बार उसके लबों को छूते हुर्रम शेख के 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो बेरहम शख्स इस हाल में भी उस पर रहम करने का इरादा नहीं रखता था। हुर्रम ने उसके सीने पर दोनों हथेलियों से दबाव डालते उसे पीछे धकेला था। हुर्रम शेख होश में आ चुकी थी। यह मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा अपने तरीके से उसकी होश ठिकाने लाने में कामयाब हुआ था। हुर्रम तकिए के साथ लगी खौफज़दा निगाहों और लाल पड़ते चेहरे के साथ उसे देख रही थी। वो उसके दाएं बाएं जानिब अपनी हथेलियां टिकाए उसके ऊपर झुका हुआ था। उसका सांवला पुरकशिश चेहरा और मगरूर दिलकश नकूश हुर्रम के सामने थे और इतने सालों बाद वो उसे देख रही थी। हुर्रम की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले थे। क्यों वापस आए हो तुम? हुर्रम की भीगी कमज़ोर आवाज़ उसकी अंदरूनी तोड़ फोड़ की आकासी कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहते तकिया भिगो रहे थे। अपनी अमानत वापस लेने उसने झुक कर होंठों से हुर्रम के आंसू चुने थे, मगर अब लमस से वो नरमी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास तुम्हारी कोई अमानत नहीं है, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। हुर्रम आज भी उसके आगे फरियाद कर रही थी। मुस्तफ़ा बिना कुछ बोले न जाने कितनी ही देर उसे देखे गया था। आज फिर उसे वही पहली वाली हुर्रम ही लग रही थी। मैं तो अंधेरों में ही रहना चाहता था, तुमने खुद मुझे रोशनी में बुलाया है। अब करो सामना तुम मेरा। मुस्तफ़ा की निगाहें आज भी उसकी गर्दन में पहने लॉकेट से अटक चुकी थीं। नहीं, तुम इसे नहीं तोड़ोगे। हुर्रम उसके इरादे भांपने पर जल्दी से अपनी गर्दन पर दोनों हाथ रखते बोली थी। ये लॉकेट उसके लिए बहुत अहम था। वो इस वहशी इंसान की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहती थी। मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा को उसके दिल की करने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी कलाइयाँ थामकर एक ही झटके के साथ तकिए पर लॉक करता उसकी गर्दन पर झुका था
और अपने दांतों की मदद से उसका ये लॉकेट भी तोड़ दिया था। उसकी गर्म सांसों और होंठों का लमस अपनी गर्दन में महसूस करते हुरम तड़प उठी थी। आइंदा नहीं पहनूंगी प्लीज़। हुरम उसकी शिद्दतें बर्दाश्त ना कर पाते अपनी जिद पर भी हार मान गई थी। उसकी कांपती आवाज़ पर मुस्तफ़ा ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। तुम्हारी ये गर्दन मेरा नशा बनती जा रही है। क्यों हर बार मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मुझे तैश दिलाती हो तुम? अब की बार उंगली की मदद से उसकी गर्दन को छूते वो उसकी सांसें रोक गया था। शाबीर अनाविया की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर खींच चुका था। वो नहीं जानती थी कि शाबीर उसे कहाँ लेकर आया है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। खूब अंधेरे में छाई धुंध नहायत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। शाबीर अनाविया को गाड़ी के साथ लगाता पूरी तरह उस पर झुकाया था। मुझसे फरार पाने के लिए क्यों पागल हुई पड़ी हो तुम? जानती भी हो कि बाहर की दुनिया किस कदर जालिम है। नोच को सोट खाएगी तुम जैसी लड़की को, जिसे सिर्फ शावी सुल्तान के सिवा किसी के आगे बोलना नहीं आता। शावी सुल्तान को आज इतने दिनों बाद वो उसके हज़बनाक रूप में देख रही थी। इस शख्स का गुस्सा किस कदर खौफनाक था, इस बात से हवेली वालों समेत वो भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। बोलो अनामिया अकबर, पूरी दुनिया के जुल्म बर्दाश्त कर सकती हो तुम, मगर शावीर सुल्तान की जानिब से मिला एक छोटा सा धोखा भी नहीं। मेरे धोखे की इतनी बड़ी सजा देने निकल पड़ी तुम मुझे, और बाकी सब जो तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं उन्हें इतनी आसानी से माफ़ी दे दी तुमने। क्यों अनामिया अकबर, क्यों? तुम जब तक मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दोगी यहाँ से नहीं जा पाओगी। शाबीर सुल्तान का दिमाग गुस्से से फट रहा था। वो दोनों इस वक्त जहाँ खड़े थे वहाँ दूर दूर तक अंधेरा ही फैला हुआ था, जबकि उनसे ज़रा से फासले पर एक छोटा सा घर बना हुआ था जिसे बाहर से देखकर यही लग रहा था कि उसमें एक छोटा सा कमरा होगा। उस घर के बाहर की लाइट्स ऑन होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को बासानी देख पा रहे थे। तुम कब तक मुझे यूं ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के रखोगे? जब तक मेरे फरार को ऐसे ही नाकाम कब तक मेरे फरार को ऐसे ही नाकाम बनाते रहोगे? एक दिन मैं तुम्हारे चंगुल से फरार होकर दिखाऊंगी। मेरी बात याद रखना शाबीर सुल्तान। नाविया उसकी शदीद गुस्से की परवाह किए बगैर उसे मज़ीद हवा दे गई थी। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। शाबीर सुल्तान उसके स्याह शाल में लिपटे नाजुक वजूद पर सर से पैर तक एक गहरी बेबाक निगाह डालता उसे अपने बाहों में उठा चुका था, और वही शाबीर सुल्तान के खतरनाक तेवर देख नाविया अकबर के पसीने छूट चुके थे। क्या मतलब? क्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? छोड़ो मुझे। नाविया उसे अंदर की जाने बढ़ता देख जी जान से लरज उठी थी। महरोज बेगम हमेशा कहती थी कि शाबीर सुल्तान के शदीद गुस्से में किए गए फैसले हमेशा खतरनाक हुआ करते थे, मगर मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, सिर्फ अपना जायज़ हक वसूल करूँगा जो आप मुझसे नहीं छीन सकती। उसकी ठंड से यख बसता हुए माथे पर लब रखते वो घर के अंदर कदम रख चुका था। वापस पलट कर दरवाज़ा अच्छे से बंद करते वह अंदर रूम की जाने बढ़ा था। अनावी उसके हिसार से निकलने के लिए मुसलसल हाथ पैर मार रही थी, मगर उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो पाने में नाकाम रही थी। कमरे का माहौल काफ़ी पुरहरारत था। जर्द रोशनी पूरे कमरे में रोमानवी समा बांध रही थी। वो कमरा इतना बड़ा नहीं था। वहाँ एक डबल बेड और दो चेयर्स के आगे छोटा सा लकड़ी का टेबल रखा गया था। कमरे के साथ ही छोटा सा अटैच बाथरूम था। शावीर अनाविया को उठाए सीधा बेड की जानिब बढ़ा था और बेड पर बिठा दिया था। उसकी गिरफ्त से आज़ाद करते ही अनाविया फुर्ती के साथ बेड की दूसरी जानिब से उतर गई थी। खबरदार जो तुम मेरे करीब आए, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। बेड साइड टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाते वो शावीर को धमकी देते बोली थी, तुम्हें लगता है कि ये बेचारा गिलास मुझसे बचा पाएगा तुम्हें? शावीर अपनी शाल उतार कर कुर्सी पर रखता उसके लरजते कांपते सरापे को बेबाक निगाहों से घूरता उसकी जानिब बढ़ते उसकी इस बचकाना हरकत पर अपना कहकर नहीं रोक पाया था। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपने राय का सार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।